हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आशीष और आप सभी को पता है कि आरबीआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बहुत जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन चाहिए हमें एग्जाम के लिए, और ग्रेजुएशन जो है वो 50% से चाहिए। सेकंड जो चीज़ है, एज हमारी 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है अगर हम आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम फाइट करना चाहते हैं तो ये तो बहुत बेसिक दो चीज़ें हो गई। ग्रेजुएशन चाहिए 50% के साथ में, और उसके बाद में 20 से 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए आरबीआई असिस्टेंट। अब इसके बाद मैं अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं, जिसके लिए मैं ये सेशन बना रहा हूं, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमारे पास में, आपको वैसे ही पता है कि बैंकिंग के दो एग्जाम होते हैं। एक होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री के अंदर हमारे पास में देखिए 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ्स है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स 3 सब्जेक्ट रहेंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में इंग्लिश के, और 35 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और मैथ्स के। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो सेम ही है, कोई मार्क्स के अंदर चेंज नहीं है। जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स है हमारे पास में, और समय सीमा जो है सभी सेक्शंस के लिए 20-20 मिनट की दे रखी है। हर सेक्शन आपके पास में 20 मिनट के लिए ओपन होगा। तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स 20-20 मिनट का टाइम है। तो टोटल हमारे पास में होंगे 100 क्वेश्चन, मार्क्स होंगे 100, और जो टाइम दिया जाएगा वो होगा हमारे पास में 60 मिनट्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स कट ऑफ के लिए वो रहते हैं कि कट ऑफ कितनी है या कितनी जाएगी, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो आरबीआई का एग्ज़ाम है, इस आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जो एक एवरेज कट ऑफ है, चाहे जो स्टेट से आप भरें, वो कट ऑफ आप 90 ही पकड़ के चलें। 100 में से 90 नंबर, मिनिमम 90 नंबर का टारगेट है, क्योंकि पेपर आसान आता है, काफी आसान आता है, तो अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। इतना इजी पेपर है। तो हमारा जो कट ऑफ है वो कट ऑफ 90 नंबर मिनिमम आप मान के चलें। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, उसके बाद में हम दूसरे स्टेट से भी फॉर्म भरना अगर चाहते हैं, जैसे आप कोई विद्यार्थी जो गुजरात से, राजस्थान का है, गुजरात जाके फॉर्म भरना चाहता है, या यूपी से है वो गुजरात आके फॉर्म भरना चाहता है, तो ध्यान रखेंगे कि एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी भी उसे देना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो बात की बात है। पहले एक बार प्री निकले, मेंस निकले, उसके बाद एलपीटी आएगा। तो प्री के अंदर तो हमारे पास में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स 3 सब्जेक्ट हैं। 30, 35 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, 60 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास में। मेंस की अगर बात करूं, प्री का निकल गया एग्जाम आपका, प्री पास कर लिया हमने, फिर हमें मेंस फाइट करना पड़ेगा। और मेंस के अंदर हमारे पास इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, ये 3 तो है ही, उसके साथ में आएगा कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब है यहां पर एक तो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स मतलब देश और दुनिया के अंदर जितने बड़े इवेंट हो रहे हैं वो सारे। दूसरा आएगा इसमें बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग की बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बेसिक बैंक का स्ट्रक्चर या उसका फंक्शन किस तरीके से काम करता है, इन सब के साथ में, ये बहुत ज्यादा कोर्स स्टैटिक के अंदर नहीं जाएगा, इन सब के साथ में बैंकिंग के क्षेत्र में अभी क्या काम हो रहा है, या अभी करंट अपडेट्स क्या है बैंकिंग, या आरबीआई ने क्या नोटिफिकेशंस निकाले हैं, आरबीआई ने क्या नई गाइडलाइंस जारी की है, हमारे पास में जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उस पे क्या हो रहा है, कोई बैंक ने क्या कोई स्पेशल स्कीम निकाली है, तो ये करंट से ही रिलेटेड आएगा, बहुत ज्यादा स्टैटिक नहीं आएगा। तो करंट अफेयर्स, देश और दुनिया में होने वाली चीजें सारी, और दूसरा बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग से स्पेशली रिलेटेड जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आप प्री में भी तैयार कर चुके हैं। कंप्यूटर आपको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जनरल अवेयरनेस एक दिन के अंदर तैयार नहीं होती। आप अगर ये सोच रहे हैं कि पहले एक बार प्री का तो पेपर निकले, उसके बाद में जनरल अवेयरनेस या उसके बाद में करंट अफेयर्स या उसके बाद में जीके पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा, ये आपको सोच चेंज करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स, जिस दिन आपने ये दिमाग में या माइंडसेट बना लिया अपना कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, बैंकिंग की तैयारी करनी है, उस दिन से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने पढ़ ली, आपको याद हो गई, या आपने एक बार पढ़ लिया और बस वो फिर सेट है, फिर उसको अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रोज चेंज हो रही है, रोज नया अपडेट आ रहा है इसके अंदर। तो आपको जिस दिन आपने तैयारी शुरू की, अगर आज आप आरबीआई के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, या आज आप किसी भी बैंक के एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आज
वो दिन है जब से आपको करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं हमारे पास में, धाकड़ कॉन्सेप्ट के भी यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी मैगजीन्स हैं जहां से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ें ताकि एकदम से बर्डन ना आए। और आप सबको पता है, जिसको नहीं पता उसको बता देता हूं, प्री के रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत कम टाइम मिलता है, शायद 7, 8, 9 दिन मिलते हैं, 10 दिन मिलते हैं, 15 दिन मिलते हैं जब आपका मेंस का एग्जाम होता है। और 10-15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आप 6 महीने की करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते। तो इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये आप खुद से ही तैयार कर सकते हैं या उतना डेडिकेशन आप खुद ही इसमें डाल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो अब हमारे पास में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स है, जीके, कंप्यूटर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 40 इन ईच सेक्शन। टोटल हो जाते हैं हमारे पास में 200 क्वेश्चन। और जो मार्क्स हैं वो भी सेम रहेंगे, जितने क्वेश्चन उतने नंबर। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर है हमारे पास। अब पहले ऐसा होता था कि एक ओवरऑल टाइम दे दिया जाता था आपको, लेकिन अब यहां पर नहीं है, ओवरऑल टाइम नहीं है आपके पास में। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के लिए आपके पास में 33 मिनट के लिए सेक्शन ओपन होंगे और 20 मिनट के लिए कंप्यूटर होगा, 25 मिनट के लिए करंट अफेयर्स होगा। टोटल आपके पास में 135 मिनट्स का टाइम रहेगा। तो मोटा मोटी बात अगर की जाए तो 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर है, और ओवरऑल हमारे पास में जो टाइम दिया जाएगा वो 135 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इंडिविजुअल सेक्शनल टाइमर के साथ में। 30 मिनट इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स के होंगे, 30-30 मिनट हर सेक्शन में, और 20 मिनट कंप्यूटर का मिलेगा, 25 मिनट आपको मिल जाएगा आपका करंट अफेयर्स का। तो टाइमर का ध्यान रखते हुए हमें हमारी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, अब आगे अगर चलें, करंट नहीं है सर, ये करेक्ट है, CORRECT, करेक्ट क्वेश्चन सिलेक्शन। अब करेक्ट क्वेश्चन सिलेक्शन का मतलब, जब हम प्री के अंदर हैं, जब प्री का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे पास में जैसे रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन है। अब इन 35 क्वेश्चन में से ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पहले आ गया बस उसको उठा के शुरू कर दिया। आप एक बार 1 मिनट लगा लें और पूरे पेपर का एनालिसिस कर लें और डुएबल क्वेश्चन स्टार्ट करें वहां से। अच्छा देखो, जब हम ये बोल रहे हैं कि आप तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको ना आए। क्वेश्चन आपके सामने आए और आपको वो आना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप फंस रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को छोड़ना आपको आना चाहिए। तो जब यहां पर ये लिखा जा रहा है कि इजी क्वेश्चन या डुएबल क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन का मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपको फंसा रहा है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें, स्किप कर दें और अगले क्वेश्चन पे आए, ताकि हमारा जो समय है वो कम वेस्ट हो। और बहुत ज्यादा समय हमारे पास में है भी नहीं वेस्ट करने के लिए। ठीक, तुक्का तो नहीं मारना है सर। ये एक सेशन मैंने पहले भी लिया था जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि तुक्के मारने वाले काम बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि जब आपको भी मैंने बताया कि 100 में से 90 अगर कट ऑफ जा रही है तो तुक्के मारने वाला कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि कुछ भी गलत हुआ नेगेटिव मार्किंग होगी और सही किए हुए क्वेश्चन में से भी नेगेटिव मार्किंग अपना एक हिस्सा लेकर चली जाएगी। तो ये तो तुक्के वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास में, कट ऑफ क्लियर करने वाली स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, ये जो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यही सारे पॉइंट्स मिलाकर एक ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनती है कट ऑफ क्लियर करने वाली। अब कट ऑफ क्लियर करने वाली स्ट्रैटेजी का क्या मतलब हुआ? आपके पास में प्री है एक, और उसके बाद में मेंस है। प्री भी हमें पास करना है और मेंस भी पास करना है। प्री पास करेंगे तब मेंस में जाएंगे, मेंस पास करेंगे तब सिलेक्शन होगा। अब यहाँ कट ऑफ क्लियर करने का क्या मतलब है? जैसे अभी आपको बोला कि 90 नंबर कट ऑफ जाती है, 100 में से 90 नंबर कट ऑफ चली गई, तो अभी आप ये बात समझे कि प्री के अंदर आपके पास में 100 है, मतलब इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स ये मिला दीजिए। अब यहां आपके पास में विंडो क्या बचा? आपके पास अगर 90 नंबर आपको लेकर आने हैं तो विंडो है कहां सर आपके पास में? मतलब 30 में से 30 पूरे लाओ, यहां पर 35 में से 30 लेकर आ जाओ, और यहां पर मैथ्स में भी 35 में से 30 नंबर लेकर आ जाओ, तब हमारे पास में नंबर क्या बोलते हैं, 90 नंबर बनते हैं। गलती की गुंजाइश है नहीं। तो इसके लिए अगर आपका प्राइम फोकस है, और है ही, डेफिनेटली है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आप आरबीआई का एग्जाम फाइट कर रहे हैं या किसी भी बैंक का एग्जाम फाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पास करने के लिए ही फाइट कर रहे हैं। तो कट ऑफ क्लियर करना तो हमारा बेयर मिनिमम हो जाता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है नॉलेज।
नॉलेज किसकी? सब्जेक्ट की, ऑफ कोर्स इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। इतनी नॉलेज कि कोई भी क्वेश्चन आए वो ऐसा ना हो कि ये तो मुझे नहीं आ रहा या ये क्वेश्चन मुझे फंसा रहा है। अब इन केस कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये क्वेश्चन मुझे फंसा रहा है, तब हमें ये भी नॉलेज होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर समय बचा तो वापस इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। उसके बाद में अगर मैं मेंस की बात करूं तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स तो हमने प्री में तैयार कर ही लिया। मेंस के अंदर जो सबसे ज्यादा गेम प्ले करेगा वो है आपका करंट अफेयर्स। यहां की अगर तैयारी नहीं है तो एक बहुत बड़ा जो मार्जिन है वो क्रिएट हो जाता है। वो विद्यार्थी जो इंग्लिश, रीजनिंग, मेंस की बात कर रहा हूं, वो विद्यार्थी जो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स के अंदर एवरेज या अबव एवरेज स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने करंट अफेयर्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि उनका कट ऑफ या सिलेक्शन होने, उनके सिलेक्शन होने की संभावना है, बहुत प्रबल संभावना है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। बजाय इसके जो व्यक्ति इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स के अंदर एवरेज है या अबव एवरेज है, लेकिन उसने करंट अफेयर्स ढंग से नहीं कर रखा, तो यहां पर एक बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट हो जाएगा उन लोगों के बीच में जिनका सिलेक्शन होना है और उन लोगों के बीच में जिनका सिलेक्शन नहीं होना है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब हम चाहते हैं कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो, तो कट ऑफ क्लियर होने के लिए यहां पर अब देखो बहुत ज्यादा कोई स्कोप बचा है नहीं। अगर आप यहां से कुछ नंबर कम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 30 में से अगर आप 35 का स्कोर करना चाहते हैं, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, तो बाकी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आपको अपना जोर लगाना पड़ेगा कि आप 20 मिनट के अंदर सारा ही अटेम्प्ट कर लें। अब अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि 20 मिनट के अंदर सारा कैसे अटेम्प्ट होगा, मतलब हमें 100 में से 100 अटेम्प्ट करने हैं, 60 मिनट के अंदर डुएबल है। आरबीआई का पेपर बहुत आसान आता है। जब आप मॉक देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आरबीआई का पेपर कैसा आता है। तो आरबीआई असिस्टेंट के अगर मैं पेपर की बात करूं, बहुत इजी पेपर आता है। अगर आपने 100% एफर्ट्स डाल के तैयारी की है, आप डेफिनेटली 90 क्या 96 भी स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैपिटल्स हैं, या जैसे मान लीजिए शायद अगर मैं मुझे सही से याद है तो भुवनेश्वर की जो कट ऑफ है वो 96 गई थी पिछले साल। तो बहुत अच्छे से स्कोर आप कर पाते हैं। तो वो मत सोचो कि आप स्कोर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बहुत इजी पेपर आता है, आप बिल्कुल स्कोर करेंगे ही करेंगे। लेकिन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर अगर मैं मेंस की बात करूं तो करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो चीजों पे ध्यान रख लिया तो आपका डेफिनेटली कंप्यूटर छोड़ना नहीं है। सिंपल है। अगर आपको लगता है कि हाँ बचपन से ही कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी और जान डाल दीजिए ताकि जितना स्कोर है आप पूरा के पूरा स्कोर कर पाए। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा वो है मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस। बिल्कुल मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस है। आप क्लासरूम स्टडीज कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर आपको आ रहा है, पढ़ा रहा है, आपने नॉलेज एक्वायर कर लिया, लेकिन वो नॉलेज जो एक्वायर किया है वो इम्पैक्टफुल है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? और इसके लिए हमें एग्जाम का वेट नहीं करना है, हमें क्या लगाने हैं? मॉक लगाने हैं। तो रेगुलर मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। अब ये मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं? दिन में एक मॉक टेस्ट से स्टार्टिंग करें। अब ये एक मॉक टेस्ट लगाना मतलब क्या? मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट लगाने का मतलब क्या? कैसे मॉक टेस्ट कैसे लगाना है? सर, एक मॉक टेस्ट लिया, 60 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटा तो लग गया ये मॉक टेस्ट देने में। डन। हमारे पास कितने क्वेश्चन आए? 100 क्वेश्चन आए हमारे पास में। इन 100 क्वेश्चन में से मैं ऐसा मान लेता हूं, अभी के लिए हमने स्टार्ट ही किया है, तो इन 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन हमको आए, हमने कर लिए, 40 क्वेश्चन हमको नहीं आए या नहीं किए। रेशियो आप अगर थोड़ा कम रखना चाहते हैं कम रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं मैंने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट के अंदर एक मॉक टेस्ट लगाया, 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट है, 60 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन है। इन 60 मिनट के अंदर मैंने क्या किया? 80 क्वेश्चन कर लिए और 20 क्वेश्चन मैंने नहीं किए मतलब मुझे आए ही नहीं। तो 80 क्वेश्चन तो हो गए, 20 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिए, ये हो गए अनटच्ड। अब इन 80 क्वेश्चन में से सारे राइट हो जाएंगे ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो मैं ये मान लेता हूं 70 सही हो गए
और 10 इसमें से ऐसे थे जो कि क्या हो गए, गलत हो गए। अब 70 सही हुए, 10 गलत हुए। अब मुझे क्या करना है, यहां से स्टार्ट होता है मेरा पार्ट ऑफ एनालिसिस। कैसे एनालिसिस? 1 घंटा तो मैंने टेस्ट दे दिया। अब इसके बाद में सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन देखूंगा जो मैंने किए, मुझे लगता था मुझे आते हैं लेकिन वो गलत हो गए। तो इन 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन चेक करो, आपने कहां गलती की वो चेक करो। हो सकता है कि कोई छोटी सी गलती रही होगी, हो सकता है कि कोई ब्लंडर हो गया होगा, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे। उसके बाद में ये जो बचे 20 क्वेश्चन जो आपने देखे और आपको समझ में आया कि ये तो मुझे आते नहीं है, इन 20 क्वेश्चन को वापस से स्टडी करना है, नॉलेज लेना है। अभी क्योंकि आए नहीं थे तो नॉलेज लेना है। कैसे होंगे, वो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो तरीका क्या रहेगा, मैथ्स है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, रीजनिंग है तो अगर पजल थी तो कहां फंस गए, क्या ऐसा था जिसने फंसा दिया हमें, हमसे नहीं हो पाया, या हमको पढ़कर ही ऐसा लगा कि हम कर नहीं पाएंगे, या अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर कौन से टॉपिक पे है, टेंस था, नाउन था, प्रोनाउन था, क्या था जिसने हमें फंसा दिया। तो फिर दिमाग लगाएंगे इन 20 क्वेश्चन के ऊपर। तो ये 10 क्वेश्चन मान लीजिए आधा घंटा ले लेंगे आपका, और ये 20 क्वेश्चन और 1 घंटा ले लेंगे आपका। तो 1 घंटा तो आपने मॉक दिया, उसके बाद में आपने सारे ही क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, जो नहीं जो गलत हो गए उस पर दिमाग लगाया, और जो किए ही नहीं उस पर दिमाग लगाया। तो ये सारा ओवरऑल मिला के मान लेते हैं 1 घंटा और लेंगे, या मान लीजिए 1 घंटा ही पकड़ के रखें। तो 1 घंटा मॉक और 1 घंटा उसका एनालिसिस किया आपने, तो टोटल कितने घंटे लगे, 2। तो एक मॉक देने में 1 घंटा नहीं लगता, एक मॉक देने में 2 घंटे लगते हैं। और अगर आप मेंस की बात करें तो फिर टाइम और बढ़ा दीजिए, क्योंकि 135 मिनट का तो आपका पेपर ही रहेगा, और उसके बाद में सेक्शंस क्योंकि बढ़ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो हमें शायद नहीं आएगी। तो सिर्फ मॉक देने से काम नहीं चलेगा, मॉक तो देना ही है, उसके साथ में उसका एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। देखो अब ये बोलना तो अजीब सा हो जाएगा कि मॉक देने ज्यादा उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉक देंगे तभी एनालिसिस कर पाएंगे। तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आप और थोड़ा ज्यादा टाइम देकर भी एनालिसिस कर लो तो बहुत अच्छा है। आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी है हमारे पास में, ठीक, जहां पर आप वो सारा आपको सारी अपनी आपका वो पूरा एनालिसिस रेडीमेड भी करके देता है कि आपने पेपर के अंदर किया क्या है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम डाला है, वो भी बता देता है। तो उस चीज का सेल्फ एनालिसिस करना है आपको, ये तो उसने दे दिया बना के, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, क्या एक्चुअली वो क्वेश्चन इतना वर्थ इट था कि उसको इतना टाइम दिया जाए। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। लास्ट 5 मिनट यूज कैसे करें? अब ये जो आखिरी के 5 मिनट होते हैं ना, बहुत सारे विद्यार्थी उन 5 मिनट के लिए आखिरी 5 मिनट के लिए अपना पेन रख देते हैं। अब ये आखिरी 5 मिनट देखो ऐसा है कि आपके पास में हर सेक्शन है, तो ये आखिरी 5 मिनट तो तब हम बात कर सकते हैं जब आपके पास में पूरा 1 घंटे का पेपर खुला हो, और उस 1 घंटे के पेपर के अंदर अब 55 मिनट हमने जो करना था कर लिया, आखिरी के 5 मिनट। ये आखिरी के 5 मिनट एक्चुअली 5 मिनट अब है नहीं, ये हर सेक्शन के वो लास्ट के कुछ मिनट हैं, चाहे 1 मिनट चाहे 2 मिनट, जहां पर हमारा दिमाग जो है वो एकदम जोन आउट हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम कुछ भी करते हैं दिमाग उल्टा ही चलता है, और हम पेन जो है डेस्क पे रख देते हैं कि अब तो कुछ होने वाला है नहीं। तो कोशिश आप ये करें कि थोड़ा सा, मैंने लास्ट सेशन में भी शायद ये आपसे बात कही थी, अगर आपने वो सेशन देखा हो तो, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, सेल्फ एनालिसिस मोड के ऊपर जाएं। थोड़ा सा मेडिटेशन करने से, योगा, देखो योगा करने के लिए तो नहीं कह रहा मैं, सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ। शांति से बैठें, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। ब्रीदिंग प्रैक्टिस मतलब ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, जिससे कि उसके ऊपर आप कंसंट्रेशन कर पाएंगे। जब ये दिमाग आपके कंट्रोल में होगा तो वो जो लास्ट का 1 मिनट या लास्ट का 2 मिनट है हर सेक्शन का, वो आपका वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने भी कहा कि क्वेश्चन ये छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं जो डुएबल क्वेश्चन हो, तो वो जो क्वेश्चन छोड़ दिया वो सब वापस आपको देखने के लिए टाइम चाहिएगा। 1 मिनट या 2 मिनट सुनने में लगता है कि 1 मिनट तो क्या होता है, वैसे ही खत्म हो जाता है, लेकिन क्या पता अगर उस 1 या 2 मिनट के अंदर आपके 2 या 3 क्वेश्चन सही हो गए तो वो एक्स्ट्रा एज ही मिलेगी आपको। तो ये जो आखिरी के कुछ मिनट होते हैं, हर सेक्शन का जो आखिरी का कुछ मिनट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्यों इंपॉर्टेंट होता है? वो क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए उसको अगर वापस से हम देख पाए, ये देखो प्रैक्टिस के साथ होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और हो गया, ये प्रैक्टिस के साथ होगा। तो आप इसी चीज की प्रैक्टिस करें, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो इसी चीज की प्रैक्टिस करें कि ये जो आखिरी के कुछ मिनट है हमारे पास में, इन आखिरी के कुछ मिनटों के अंदर क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे हम वापस उन्हें देख पा रहे हैं कि नहीं। और अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं और उस आखिरी के 1 या 2 मिनट में हमने उन छोड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके 1 या 2 नंबर और एड ऑन कर लिए, तो बताइए उससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है। 0.25 से, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 0.25 से जिनका सिलेक्शन रह जाता है, तो उन विद्यार्थियों से पूछें कि अगर 1 नंबर या 2 नंबर एड ऑन उन्हें मिल जाए तो कितनी बड़ी चीज है। तो इस चीज का ध्यान रखें, आखिरी के जो कुछ मिनट हैं उन मिनटों का सिर्फ इसलिए कि हाँ बस अब टाइमर चल रहा है और अब तो बस 50 सेकंड बचे, अब तो 40 सेकंड बचे, अब तो 30 सेकंड बचे, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ऐसा ना हो। तो ब्रीथिंग प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपका दिमाग जो है वो उतना स्थिर रह पाए कि आखिरी बचे 1 या 2 मिनट के अंदर भी आप 1 या 2 नंबर चुरा पाए। ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्यूरेसी प्लस स्पीड सिलेक्शन, ये तो है ही। डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी इज सिलेक्शन। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी तो है, इसके साथ में एक चीज और ऐड कर लीजिए, पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं होगा तो कुछ ना कुछ चीजें हमेशा गलत होती रहेंगी, आती हुई चीजें भी गलत होती रहेंगी। पेशेंस नहीं हुआ, रोज मॉक लगा रहे हो, रोज पढ़ाई कर रहे हो, रोज कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो, प्रोग्रेसिवली ही कर रहे हो, लेकिन एग्जाम कब आएगा, एग्जाम कैसे आएगा, एग्जाम के टाइम पे हम उतनी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगे अगर हमने पेशेंस नहीं रखा तो ये जो 4 यहां पर लिखे हुए हैं, एक्यूरेसी और स्पीड, ये तो जब हम मॉक देंगे तब, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ये हमारी रेगुलर लाइफ में, और इसके साथ में एक और वर्ड हम ऐड कर देंगे, पेशेंस। तो अगर इन 4 चीजों का और प्लस पेशेंस, 5 चीजों का हमने ध्यान रखा तो सिलेक्शन डेफिनेटली हमारा ही है। ठीक, चलिए, आपने उतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।